आज जो आप लोगों को मैं क्लास करने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मीन्स हम जो बैंक बुक मेंटेन करते हैं और बैंक में जो मेरा अकाउंट होता है उसका ट्रू कॉपी डुप्लीकेट कॉपी बैंक में होता है, जिसको बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो हमारा बैंक में जो बैंक बुक में जो बैलेंस होता है और बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस होता है मंथ वाइज चाहे डे टू डे, इसको जो हम रिकॉन्साइल करते हैं, जब दोनों बैलेंस जब टैली नहीं होता है तो इसके लिए हमको रिकॉन्सिलेशन का जरूरी पड़ता है। इसका हम फॉर्मेट आपको डिटेल में फॉर्मेट देकर समझाने जा रहे हैं। अधिकांशतः इसको हम बनाने का दो तरीका है, एक है बैंक बुक के बैलेंस को लेकर और दूसरा है बैंक के पासबुक के बैलेंस को लेकर। अगर हम बैंक बुक को लेकर कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस है उसको लेकर बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट मैं देने जा रहा हूँ। पार्टिकुलर्स अमाउंट इसमें हम क्या करेंगे, बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक। हमारे यहाँ जो बैंक में बैलेंस है वो लेके चलेंगे, बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक। मान लिया जाए कि इसका बैलेंस मेरे पास 60,000 है और इसमें क्या क्या हम ऐड करेंगे, क्या क्या लेस करेंगे। पहले ऐड का डिटेल्स में बताने जा रहा हूं। ऐड चेक issued but not presented into बैंक। इसका माने हुआ जो हम चेक काटे हैं, जो पार्टी को चेक पेमेंट किए हैं, लेकिन पार्टी अभी तक वो बैंक में चेक को जमा नहीं किया, क्योंकि अभी 3 महीना तक का डेट है। चेक काटने से 3 महीना के अंदर तक आप बैंक में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर नहीं जमा किया है तो हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक। दूसरा ऐड कस्टमर्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक। कोई कस्टमर जो है मेरे अकाउंट में डायरेक्ट बैंक में पैसा चेक जमा कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐड करेंगे। तीसरा है आपका बैंक इंटरेस्ट नॉट entered in बैंक बुक। बैंक क्या किया है कि हमको इंटरेस्ट, मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया है, तो हम अपना यहाँ बैंक बुक में इसको हमने प्रेजेंट नहीं किया है, इसलिए इसको भी हम ऐड कर देंगे। इसके बाद आता है डिविडेंड credited by
बैंक but not recorded in बैंक बुक। मान लिया जाए कि कंपनी से मेरा डिविडेंड मिला है, वो डायरेक्ट बैंक ने क्रेडिट कर दिया है मेरा अकाउंट में, वो हमने अभी बैंक में लिया नहीं है अपने बुक में, उसके कारण से भी डिफरेंस आता है। इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद आता है अदर्स इनकम डायरेक्टली credited by bank now recorded। कोई भी जैसे मेरा पास टीडीएस का हमने इनकम टैक्स फाइल रिटर्न किया है, टीडीएस कोई मेरा मिला है, रिफंड आया है, वो रिफंड बैंक में क्रेडिट हो गया, लेकिन हमने बैंक बुक में नहीं दिखाया। ये सब ऐड करके हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम में दिखा देंगे। उसके बाद इसमें से लेस क्या क्या होगा, लेस आइटम में हमको ध्यान देना है। ये सब ऐड आइटम में जो भी होगा टोटल को ऐड कर देंगे। और लेस डिडक्ट, लेस क्या क्या लेस होगा, चेक deposited into bank but not credited by बैंक। हमारे पास कोई भी पार्टी का चेक आया, हमने इसको बैंक में क्रेडिट करने के लिए चेक को भेजा है, लेकिन कोई कारणवश चेक जमा नहीं हुआ, इसको हम लेस करेंगे। दूसरा, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड। तीसरा, बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड। चौथा, एनी अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक डायरेक्टली but entry not taken in our बैंक बुक। जैसे मान लिया जाए कि बैंक से हमने LIC का पेमेंट कर दिया, तो इसको हमने बैंक में अभी नहीं दिखाया। हम क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट ला करके बैंक बुक से रिकॉन्साइल करते हैं। ये सब पॉइंट सब हम पता करते हैं, और जो मैं फॉर्मेट दिया फॉर्मेट के रूप में सजा करके जितने भी बैंक का ऐड वाला आइटम होगा उसमें ऐड करेंगे, और जितने भी लेस वाला आइटम हो उसमें से लेस करेंगे। इसके करने के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन हमको करना इसलिए जरूरी है कि हमको ये बैंक कोई पार्टी का चेक काटने से आगे बैंक में फंड का पोजीशन हम देखते हैं,
और ये फंड का पोजीशन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू ही पता चलता है। जो भी बैंक का जो भी में अकाउंटेंट होता है, जो पार्टी को पेमेंट करता है, चेक बनाता है, उसको आगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन मंथली करना चाहिए। अभी जो बड़े बड़े कंसर्न है उसमें डे टू डे बैंक रिकॉन्सिलिएशन किया जाता है और करके पता किया जाता है कि पोजीशन हमारा बैंक का क्या है। हमारे यहाँ जो बैंक का बैलेंस है उसका आगे बैंक बैलेंस टैली क्यों नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऊपर जितने भी हम कारण बताए हैं वो सब कारण को लेकर के बैंक रिकॉन्सिलिएशन बना करके बैंक का पोजीशन को पता किया जाता है। उसके बाद बैंक का फंड हमको मालूम हो जाता है। इसीलिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम महीने के लास्ट में हम कर सकते हैं। जो छोटा मोटा कंसर्न है महीने के लास्ट में करता है। जो बहुत लार्ज कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, क्योंकि दे आर सो मेनी पार्टी जिसको हमको चेक पेमेंट करना है, तो वो सबको हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन के थ्रू हम बैंक का पोजीशन पता करते हैं। इसके बाद अगर हम पासबुक के अनुसार अगर हम बैलेंस बनाएंगे तो क्या करते हैं, बैंक बैलेंसेज पासबुक लेकर के और उल्टा एंट्री करते हैं। जो ऐड आइटम है वो ऐड में होता है, ऐड वाला लेस कर देते हैं, लेस वाला आइटम को ऐड कर देते हैं। लेकिन अधिकांशतः बैंक रिकॉन्सिलिएशन बैंक के बैलेंस को लेकर के ही हमको बनाना चाहिए। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन अगर सही नहीं होता है तो मेरा बैंक का फंड का पोजीशन भी खराब हो सकता है। अब दूसरे दिन मैं आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस अगर सभी लेजर का बैलेंस दिया हो तो हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। आज के क्लास में यहाँ फिनिश करने जा रहा हूँ।